बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैर आफियत से होंगे। इमादुद्दीन जंगी पार्ट 17। सुल्तान अपने पूरे लश्कर के साथ बारीन शहर की तरफ आया। शहर के नवाह में सुल्तान ने पड़ाव किया और जब पड़ाव कायम हो गया तो सारे छोटे और बड़े सालारों को सुल्तान ने अपने खेमे में तलब कर लिया था। और जब सारे सालार उसके खेमे में जमा हो गए तब थोड़ी देर तक सुल्तान ने बड़े पुरसकून अंदाज में अपने उन सारे सालारों का जायज़ा लेता रहा। उसके बाद सबको मुखातिब करके कहने लगा, जिस गुफ्तगू के लिए मैंने आप लोगों को बुलाया है उसका आगाज़ करने से पहले मैं आप सब लोगों को गुज़िश्ता जंग में शानदार कामयाबी और फतहमंदी हासिल करने पर दिली मुबारकबाद देता हूँ। बारीन की मदद के लिए जो कुव्वतें बाहर से आना थी उन्हें तो हमने फरामोश कर दिया है। तीनों हुक्मरान जो मुत्तहिदा लश्कर लेकर आए थे वापस जा चुके हैं और कुछ अरसे वो अपने ज़ख्म चाटते रहेंगे और हमारे मुकाबिल आने की जुर्रत और जसारत नहीं करेंगे। फिलहाल कोई और ऐसी नसरानी कुव्वत नहीं जो बारीन वालों की मदद के लिए मुतहर्रिक हो, लिहाजा इससे फ़ायदा उठाते हुए हमें बारीन पर चारों तरफ से हमलावर होकर इसे फतह करने और अपने तसल्लुत में लेने की कोशिश करनी चाहिए। मैं चाहता हूँ आने वाली शब और ये जो दिन गुजर रहा है लश्कर को आराम करने का मौका फराहम करना चाहिए। इसके बाद अपने काम की इब्तदा की जाए। लश्कर को इस बार 4 हिस्सों में तकसीम करते हैं। एक हिस्सा मेरे पास, दूसरा ज़ैनुद्दीन, तीसरा अदनान बिन हाशिम और चौथा एक और सालार की कमानदारी में दिया जाएगा। चारों असाकिर बारीन शहर के चारों तरफ फसील के बड़े दरवाज़ों से बाहर मुतय्यन हो जाएंगे। फिलहाल शहर पर हमलों की इब्तदा नहीं की जाएगी। मुहासरे में सख्ती पैदा की जाएगी। ना बाहर से कोई शय अंदर आने दी जाएगी और ना ही किसी को शहर से निकल कर बाहर जाने दिया जाएगा। इस तरह शहर वालों को बाहर से ज़रूरत की कोई चीज़ नहीं मिलेगी। मेरे ख्याल में अगर ऐसा सख्त मुहासरा कुछ दिन तक जारी रहता है तो बारीन वाले खुद ही तंग होकर हमारे सामने हथियार डाल देंगे और शहर हमारे हवाले करने पर आमादा और तैयार हो जाएंगे। सुल्तान की उस तजवीज़ से सारे छोटे बड़े सालारों ने इत्तेफाक किया था। चुनांचे सुल्तान उस इत्तेफाक राय से खुश हुआ था, फिर सबको आराम की इजाज़त दे दी थी। अगले रोज़ लश्कर को 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया और बारीन शहर के चारों तरफ शहर पनाह के दरवाज़ों के सामने चारों हिस्सों को मुकर्रर कर दिया गया। इस तरह शहर का सख्ती के साथ मुहासरा किया गया। ना किसी को शहर से निकलकर जाने दिया जाता था, ना बाहर से किसी को शहर में दाखिल होने दिया जाता था। दूसरी तरफ बारीन शहर के अंदर भी सलीबियों का एक बहुत बड़ा लश्कर था। इसके अलावा बारीन के अंदर उन्होंने ज़रूरियात का इस कदर सामान जमा कर रखा था जो कई माह तक उनके लिए काफ़ी था। सलीबी पहले बड़े पुरुमीद थे कि बैरूनी कुव्वतें उनकी मदद के लिए आ रही हैं और सुल्तान के लश्कर को यहाँ से मार भगाएंगी। लेकिन जब उन्हें खबर हुई कि मुसलमानों ने बारीन से बाहर खुले मैदानों में तीनों बादशाहों के मुत्तहिदा लश्कर को बदतरीन शिकस्त देकर यरूशलेम की तरफ भाग जाने पर मजबूर कर दिया है और जो लश्कर उनकी मदद के लिए जर्मनों और रोमनों पर मुश्तमिल होकर आया था उसे भी मुसलमान रोंद कर वापस जाने पर मजबूर कर चुके हैं, तब वक्ती तौर पर बारीन वालों के हौसले किसी कदर पस्त हुए थे। लेकिन उनके कलीसाओं के पादरियों, शहर के बिशप और हुक्मरान ने लोगों का हौसला बढ़ाया और लोगों को यकीन दिलाया कि शहर के अंदर इस कदर हिफाजती लश्कर है कि मुसलमानों को शहर के अंदर दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। लोगों को यह भी यकीन दिलाया गया कि शहर के अंदर ज़रूरत का इस कदर सामान है कि मुसलमान जो पड़ाव किए हुए हैं उनके पास खाने पीने की अशिया ख़त्म हो सकती हैं, लेकिन बाहरीन शहर वालों के पास ज़रूरत का सामान ख़त्म नहीं होगा। इन सारी तसल्लियों ने शहर के लोगों के हौसले और बुलंद कर दिए और जो हिफाजती लश्कर था वो भी खम ठोंक कर मुसलमानों का मुकाबला करने के लिए तैयार हो गया था। इस तरह मुहासरा जारी रहा, यहाँ तक कि इस मुहासरे पर 15 दिन गुजर गए। अगले रोज़ असर के बाद सुल्तान अपने हिस्से के लश्कर के साथ बारीन शहर के मशरक़ी हिस्से में बिल्कुल चौकस और तैयार था। हर चीज़ पर उसकी निगाह थी। कुछ घुड़सवार उसके लश्कर में दाखिल हुए। वो सुल्तान के मुखबिर थे। उन्हें देखते ही सुल्तान ने खुशी का इजहार किया। अपने घोड़ों से उतरकर वो मुखबिर सीधे सुल्तान के पास गए। सुल्तान उनसे बगलगीर होकर मिला, फिर उन्हें अपने करीब बिठाया और बड़ी शफकत और मोहब्बत में उन्हें मुखातिब करके कहने लगा, मेरे अजीज साथियों, क्या तुम हमारे लिए कोई अच्छी खबर लेकर आए हो? इस पर आने वालों में एक सुल्तान की तरफ देखते हुए कहने लगा, सुल्तान मोहतरम, जो खबर हम लेकर आए हैं हम नहीं जानते वो अच्छी है या बुरी, लेकिन खबर है बहुत अहम। उसके उन अल्फाज पर सुल्तान किसी कदर चौंका था। कहने लगा, अगर खबर अहम है तो बच्चे देर ना करो, बोलो क्या मामला है? सुल्तान के उस इस्तफसार पर वो मुखबिर फिर बोला और कहने लगा, सुल्तान मोहतरम, इसमें कोई शक नहीं कि इससे पहले हम 2 कुव्वतों को शिकस्त दे चुके हैं। एक यरूशलेम, फ्रांस और कुस्तुनतुनिया के बादशाह की मुत्तहिदा कुव्वत जो यरूशलेम से हम पर हमलावर होने के लिए आई थी, और दूसरी कुव्वत जर्मनों और रोमनों की थी।
ये दोनों कुव्वतें तो एक तरह से फना हो चुकी हैं, इनमें कुछ शकत नहीं। वैसे भी ये लोग वापस अपने अपने मस्कनों को जा चुके हैं। अब दो कुव्वतें बारीन वालों की मदद के लिए मुसलमानों पर हमलावर होने के लिए आ रही हैं और उनके पास बड़े जरार लश्कर हैं और वो ये अज़्म किए हुए हैं कि हर सूरत में बारीन शहर के नवाह में मुसलमानों को शिकस्त देकर ना सिर्फ ये कि फतहमंदी हासिल करेंगे बल्कि बारीन शहर को भी मुसलमानों से महफूज रखेंगे। यहाँ तक कहने के बाद आने वाला मुखबिर रुका, कुछ सोचा, दोबारा सुल्तान को मुखातिब करते हुए कह रहा था, सुल्तान मोहतरम, मैं समझता हूँ इन कुव्वतों के आने से पहले हमें उनसे निपटने के लिए अपनी तैयारियों को आखिरी शक्ल दे देनी चाहिए। सुल्तान मोहतरम, अगर वो दोनों कुव्वतें बारीन शहर के नज़दीक आ जाती हैं तो हमारे लिए मसाइल उठ खड़े होंगे। जिस कदर लश्कर इस वक्त हमारे पास है, इससे भी बड़ा लश्कर तो आने वाली दो कुव्वतों में एक ही के पास है, और जब ये दोनों कुव्वतें बारीन के नज़दीक आ जाएंगी तो बारीन में सलीबियों का जो हिफाजती लश्कर है उसे भी खबर हो जाएगी कि दो मजीद कुव्वतें उनकी मदद के लिए आ रही हैं, तो उनके हौसले बुलंद हो जाएंगे और वो महसूर नहीं रहेंगे, शहर से बाहर निकलेंगे। इस तरह हमें बैक वक्त तीन लश्करों से निपटने की मुसीबत और इब्तला में मुब्तला हो जाना पड़ेगा। यहाँ तक कहने के बाद आने वाला मुखबिर जब खामोश हुआ तब सुल्तान कुछ देर सोचता रहा, फिर मुखबिर को मुखातिब करके कहने लगा, पहले आने वाली उन दोनों सलीबी कुव्वतों के मुतालिक बताओ, फिर फैसला किया जाएगा कि बारीन के सलीबी लश्कर के अलावा नए आने वाले दोनों सलीबी लश्करियों से कैसे निपटा जाएगा। सुल्तान के उस सवाल पर वो मुखबिर फिर बोला और कहने लगा, सुल्तान मोहतरम, जो लश्कर जनूब की तरफ से आ रहा है वो तो तरतोस के हाकिम टैंकर्ड की सरकर्दगी में है। ये बहुत बड़ा लश्कर है और टैंकर्ड के साथ कुछ ऐसे सलीबी सालार हैं जिनके ज़ाती असाकिर भी हैं, वो यही टैंकर्ड के साथ मिले हुए हैं। उनमें एक रिमांड है जो फ्रांस के इलाके तोलोस का नवाब है, उसका ज़ाती लश्कर भी बहुत बड़ा है, और दूसरा एडहेमरा है, यह रिमांड का भाई है, इसकी कमानदारी में भी खासा बड़ा लश्कर है। इस तरह ये एक तरह तीन मुतहिदा लश्कर जनूब की तरफ से हम पर ज़रब लगाने के लिए पेशकदमी कर रहे हैं। सुल्तान मोहतरम, जो लश्कर शुमाल मगरिब की तरफ से पेशकदमी कर रहा है वो लश्कर अंताकिया के हुक्मरान बोरेमंड का है। उसके साथ भी दो बड़ी कुव्वतें हैं जो उसका साथ दे रही हैं। उसके साथ एक तो ह्यू का लश्कर है, यह शख्स फ्रांस के बादशाह का भाई है, और दूसरा एक सलीबी कमांडर है जिसका नाम रॉबर्ट है और ये नारमंडी के इलाके का हाकिम है, उसका भी एक खासा बड़ा ज़ाती लश्कर है। इस तरह जनूब से और शुमाल मगरिब से दो बड़े असाकिर हम पर ज़रब लगाने के लिए पेशकदमी कर रहे हैं, और उनका मुद्दा यह है कि बारीन शहर से बाहर हमसे टकराएं और अपनी गुज़िश्ता शिकस्तों का हमसे इंतकाम ले। यहाँ तक कहने के बाद वो मुखबिर जब खामोश हुआ तब कुछ देर तक सुल्तान खामोश रहा, सोचता रहा, फिर आने वाले मुखबिरों को मुखातिब करके कहने लगा, मेरे खुदावंदे कदूस को मंजूर हुआ तो जिस तरह इससे पहले सलीबी कुव्वतें हमसे सर टकरा टकरा कर शिकस्त खोरदा होकर वापस जाने पर मजबूर हुई हैं, इस तरह ये दोनों कुव्वतें भी बिल्कुल ऐसे ही शिकस्त खाकर पलटेंगी जैसे समंदर की लहरें साहिल की चट्टानों से टकराकर नाकामी और नामुरादी की सूरत में वापस लौटती हैं। यहाँ तक कहने के बाद सुल्तान रुका, फिर हाथ के इशारे से एक छोटे सालार को बुलाया। जब वो सुल्तान के पास आया तो सुल्तान ने बड़ी राजदारी से मुखातिब किया और कहने लगा, अभी इसी वक्त भाग कर जाओ, ज़ैनुद्दीन और अदनान बिन हाशिम को बुलाकर मेरे पास लाओ। मेरी तरफ से उनको ये पैगाम दो कि अपने लश्कर में जो भी उनके तहत छोटे सालार हैं उन्हें कहें कि वो शहर के दरवाजे के सामने मुस्तैद रहें, इसलिए कि ये जो मुखबिर आए हैं ये बहुत अहम खबरें लेकर आए हैं। सुल्तान का ये हुक्म सुनकर वो छोटा सालार पीछे हटा, फिर वो भागता हुआ एक समत हो लिया था। थोड़ी देर बाद ज़ैनुद्दीन और अदनान बिन हाशिम दोनों एक साथ सुल्तान के पास पहुंचे। हाथ के इशारे से सुल्तान ने उन्हें अपने पहलू में बैठने के लिए कहा। जब वो दोनों बैठ गए तब सुल्तान ने वो सारी तफसील दोनों से कह दी थी जो थोड़ी देर पहले मुखबिरों ने कही थी। सुल्तान जब खामोश हुआ तब हल्का सा तबस्सुम ज़ैनुद्दीन के चेहरे पर नमूदार हुआ, कहने लगा, सुल्तान मोहतरम, ऐसे कई बावले हम पर हमलावर होने के लिए आए और ऐसे कई जनूनियों को हमने कई बार असा मार मार कर सीधा करके रख दिया। सुल्तान मोहतरम, जहाँ तक टैंकर्ड का ताल्लुक है तो ईसाई दुनिया में बड़ा नाकाबिल तस्कीर ख्याल किया जाता है। उसके मुतालिक यह भी मशहूर है कि जिस लश्कर में ये शामिल होता है उसकी फतह यकीनी होती है, लेकिन इस टैंकर्ड की बदकिस्मती के गुज़िश्ता महीनों में यरूशलेम के हुक्मरान के साथ मिलकर हम पर हमलावर होने के लिए आया था और हमने इसे बदतरीन शिकस्त देकर भाग जाने पर मजबूर कर दिया था। अगर ये दोबारा किस्मत आजमाई के लिए बारीन का रुख कर रहा है तो कोई बात नहीं, इसे किस्मत आजमा लेने दें। जहाँ तक नवाब ऑफ तोलोस रिमांड और उसके भाई एडहेमरा का ताल्लुक है तो अगर उन दोनों ने भी ज़्यादा फैलने और पाँव मारने की कोशिश की तो ये इसी तरह अपनी जानों से हाथ धो बैठेंगे जिस तरह इससे पहले सलीबियों के बड़े सालार ईस्टस और रिनार्डस हमारे हाथों मारे जा चुके हैं। सुल्तान मोहतरम, अंताकिया का हुक्मरान बोहेमंड पहली बार हमसे कुव्वत आजमाने के दर पे हुआ है। अगर उसके साथ फ्रांस के बादशाह का भाई ह्यू और नारमंडी का हाकिम रॉबर्ट है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सुल्तान मोहतरम, ये सारी कुव्वतें जो जनूब और शुमाल मगरिब की तरफ से
चीलों की तरह उमड़ती हुई इन इलाकों का रुख कर रही हैं। ये निहत्थे मुसलमानों से लड़ने के आदी हैं। जब इनका वास्ता हमारी फसील शुदा तलवारों से पड़ेगा तो इन्हें समझ आएगी कि जिन मुसलमानों को वो बेजरर समझकर हमलावर होने के लिए आए हैं वो उन्हें मौत का पैगाम दे सकते हैं। यहाँ तक कहने के बाद थोड़ी देर के लिए ज़ैनुद्दीन रुका, कुछ सोचा, फिर गौर से उसने सुल्तान की तरफ देखा और कहने लगा, सुल्तान मोहतरम, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं इन मुखबिरों को मुखातिब करके कुछ इतलात हासिल कर सकता हूँ ताकि इन दोनों कुव्वतों से निपटने के लिए कोई आखिरी फैसला किया जाए। इस पर सुल्तान ने घूरने के अंदाज में ज़ैनुद्दीन की तरफ देखा, फिर कहने लगा, ज़ैनुद्दीन, तुम किस किस्म की गुफ्तगू करते हो? तुम्हारी हैसियत मेरे यहाँ एक अजीज और मोहतरम फर्जंद की है। बेटे, मैं पहले भी कई बार तुमसे कह चुका हूं कि जब तुमने कुछ कहना होता है तो वो कहने के लिए तुम्हें मुझसे इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। कहो, क्या कहना चाहते हो? सुल्तान की उन अल्फाज पर हल्का सा तबस्सुम ज़ैनुद्दीन के चेहरे पर नमूदार हुआ था। फिर एक गहरी निगाह उसने अपने सामने बैठे मुखबिरों पर डाली, फिर उन्हें मुखातिब करके कहने लगा, मेरे अजीज साथियों, पहले ये कहो कि जनूब और शुमाल मगरिब से आने वाले दोनों असाकिर इस वक्त कहाँ हैं, किस रफ्तार से सफ़र कर रहे हैं और कब तक वो बारीन के निवाह में पहुँचने में कामयाब हो सकते हैं? इस पर जो मुखबिर पहले बोला था उसने फिर अपने साथी से मशवरा किया। उसके बाद उसने ज़ैनुद्दीन को मुखातिब करके कहना शुरू किया, अमीर ज़ैनुद्दीन, जहाँ तक उन दोनों असाकिर की पेशकदमी का ताल्लुक है तो वो दरमियानी रफ्तार से बारीन शहर की तरफ बढ़ रहे हैं। जिस रफ्तार से वो सफ़र कर रहे हैं उसी रफ्तार से अगर वो सफ़र करते रहें तो मेरे अंदाजे के मुताबिक वो कल शाम तक बारीन शहर पहुंचने में कामयाब हो सकते हैं। लेकिन इसमें ताख़ीर भी हो सकती है, इसलिए कि उन्होंने एक जगह मखसूस कर रखी है जो बारीन से लगभग 5 से 8 मील के फासले पर होगी। उनका ख्याल है कि पहले टैंकर्ड का लश्कर वहां पहुंचेगा, वो लश्कर वहां पहुंचने के बाद रुक जाएगा और वहां कयाम करेगा। गोया वो लश्कर वहां रुक कर अंताकिया के हुक्मरान बोहिमंड, फ्रांस के बादशाह के भाई हयू और नारमंडी के हाकिम रॉबर्ट का इंतजार करेगा। चुनांचे जब ये तीनों अपने अपने असाकिर के साथ वहां पहुंच जाएंगे तब मुतहिदा लश्कर 6 कमांडरों टैंकर्ड, रेमांड, एडहेमरा, बोहिमंड, हयू और रॉबर्ट की कमानदारी में होगा। वो बारीन शहर की तरफ बढ़ेगा और हमसे टकराने की कोशिश करेगा। जिस जगह दोनों लश्करों ने मिलना है, अगर वहां वो कयाम नहीं करते, उसी वक्त कूच कर जाते हैं, तब तो वो मेरे ख्याल में कल शाम या शाम के बाद किसी वक्त बारीन के निवाह में पहुंच सकते हैं। और अगर उन्होंने वहां कयाम कर लिया, हमसे टकराने से पहले लश्कर को सुस्ताने का मौका फराहम किया, तो लाजमी अमर है कि वो शब बसरी वहीं करेंगे। और अगर वो शब बसरी वहां करते हैं तो फिर मेरे ख्याल में वो एक दिन बाद बारीन के नवाह में पहुंच जाएंगे। यहाँ तक कहने के बाद वो मुखबिर जब खामोश हुआ तब सुल्तान की तरफ देखते हुए ज़ैनुद्दीन कहने लगा, सुल्तान मोहतरम, मुखबिरों को जाने की इजाज़त दे दीजिए ताकि ये कुछ खा पी कर आराम करें, इसलिए कि इन्हें फिर यहाँ से कूच करना होगा। किस तरह कूच करना होगा ये मैं तफसील के साथ आपसे गुफ्तगू करता हूँ। सुल्तान के कहने पर वो मुखबिर आराम करने के लिए चले गए थे। उनके जाने के बाद सुल्तान की तरफ देखते हुए ज़ैनुद्दीन बोल उठा, सुल्तान मोहतरम, आप अभी इसी वक्त शहर का मुहासरा तर्क करने का हुक्म देते। ज़ैनुद्दीन के उन अल्फाज पर सुल्तान चौंका था। जवाब तलब से अंदाज में उसने ज़ैनुद्दीन की तरफ देखा, फिर कहने लगा, बेटे, ये तुम क्या कह रहे हो? आज 15 दिन हो गए हैं शहर का मुहासरा किए हुए और मेरे ख्याल में शहर के लोग और शहर के अंदर जो सलीबी लश्कर हैं वो किसी हद तक तंग और नाला हो चुके होंगे और अब तो किसी वक्त वो हमारे सामने हथियार फेंक सकते हैं। और अगर हम मुहासरा उठा लेते हैं तो पहले की तरह शहर के मशरिक में अपने पड़ाव में चले जाते हैं तो उनको तो शहर से बाहर निकलने का मौका मिल जाएगा और बाहर से जो उनके लिए ज़रूरियात का सामान आता है वो भी आना शुरू हो जाएगा और वो फिर ताज़ा दम हो जाएंगे और एक लंबे मुहासरे को बर्दाश्त करने के लिए तैयार हो जाएंगे। इस पर ज़ैनुद्दीन कहने लगा, सुल्तान मोहतरम, खुदावंदे कदूस को मंजूर हुआ तो अब हमें ज़्यादा अरसे तक मुहासरा करने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। सुल्तान मोहतरम, फ़िलहाल हमें बारीन वालों को बिल्कुल फरामोश और नज़रअंदाज कर देना चाहिए। अपनी पूरी तवज्जो, अपनी पूरी ताकत और कुव्वत को आने वाले दोनों लश्करों के खिलाफ इस्तेमाल करना होगा। सुल्तान मोहतरम, पूरा लश्कर जब आपके हुक्म के बाद वापस पड़ाव में आ जाएगा और शहर का मुहासरा ख़त्म कर दिया जाएगा तब आने वाली शब के पहले हिस्से में हम अपने काम की इब्तिदा करेंगे। लश्कर को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम कर दिया जाएगा। आधे लश्कर के साथ आप यहीं पड़ाव में कायम करेंगे। दुश्मन को यह खबर नहीं होनी चाहिए कि हमारा आधा लश्कर पड़ाव में है और आधा किसी मुहिम पर जा चुका है। आप अपने लश्कर का एक हिस्सा मुस्तैद कर दीजिएगा जो रात को बेदार रहकर पहरा दे ताकि बारीन का सलीबी लश्कर शहर से निकलकर शब खून मारने की कोशिश ना करे। जहां तक मेरा और अदनान बिन हाशिम का ताल्लुक है तो सुल्तान मोहतरम, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जो टैंकर्ड जो तरतोस का हाकिम है और उसके तहत तरलोस का नवाब रिमांड और उसका भाई एडहेमरा और फिर अंताकिया का बादशाह बोहिमंड, फ्रांस के बादशाह का भाई हयू और हाकिम नारमंडी रॉबर्ट ने बड़े बड़े असाकिर लेकर हम पर हमलावर होने, हमें शिकस्त देकर अपने गुज़िश्ता दाग धोने और बारीन वालों की मदद के लिए आ रहे हैं। वो हस्बे साबिक बदतरीन शिकस्त उठाकर वापस जाने पर मजबूर हो जाएंगे।
जहां तक मेरा और अदनान बिन हाशिम का ताल्लुक है तो सुल्तान मोहतरम, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि ये जो टैंकर्ड जो तरतोस का हाकिम है और उसके तहत तोलोस का नवाब रेमांड और उसका भाई एडहेमरा और फिर अंताकिया का बादशाह बोहिमंड, फ्रांस के बादशाह का भाई ह्यू और हाकिम नारमंडी रॉबर्ट बड़े बड़े असाकिर लेकर हम पर हमलावर होने, हमें शिकस्त देकर अपने गुज़िश्ता दाग धोने और बारीन वालों की मदद के लिए आ रहे हैं, वो हस्ब साबिक बदतरीन शिकस्त उठाकर वापस जाने पर मजबूर हो जाएंगे। सुल्तान मोहतरम, मैं और अदनान बिन हाशिम आने वाली शब के पहले हिस्से में जो मुखबिर खबरें लेकर आए हैं उनके साथ कूच कर जाएंगे। वो मुखबिर हमारी रहनुमाई करेंगे और हम सलीबियों के उन दोनों लश्करों से ऐसा निपटेंगे कि सुल्तान मोहतरम, हम आपको मायूस नहीं करेंगे। अनकरीब ये फिजाएं, रात को आसमान पर चमकने वाले सितारे हमारी जान निसारी, हमारी शुजात की गवाही देंगे कि हमने आने वाले दोनों लश्करों को खुले मैदानों में बदतरीन शिकस्त देकर भाग जाने पर मजबूर किया। सुल्तान मोहतरम, जनूब और शुमाल मगरिब की तरफ से आने वाले सलीबियों के उन लश्करों से टकराने का जो लाहे अमल मेरे जहन में है वो कुछ इस तरह है। हम दुश्मन के दोनों गिरोहों से बारी बारी निपट सकते हैं और उन्हें इकट्ठा और यकजा होने नहीं देंगे। आप अपने पड़ाव में जब मुंतकिल हो जाएंगे तो हम अपने काम की इब्तिदा करेंगे। पहले हम टैंकर्ड के लश्कर से निपटेंगे। वो चूंकि जनूब की तरफ से आ रहा है इसलिए उसी ने पहले मखसूस मकाम पर पहुंचकर पड़ाव करना है और फिर मगरिब से आने वाले दुश्मन के लश्कर ने उस पड़ाव में आकर उनसे मिलना है। जनूब वाले लश्कर पर हमलावर होकर हम उसे मार भगाएंगे और कोशिश करेंगे कि उसके पड़ाव पर कब्जा करके बैठ जाएं। दुश्मन का मगरिब से आने वाला लश्कर जब वहां पहुंचेगा तो यही ख्याल करेगा कि जनूब की तरफ से आने वाला सलीबी लश्कर वहां पहुंचकर बड़ी बेचैनी से उनका इंतजार कर रहा है, लिहाजा हम वहां से निकलेंगे और उन पर भी हमलावर हो जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि उन्हें भी हम शिकस्त और रेख्त में मुब्तला करते चले जाएंगे। यहां तक कहने के बाद वो रुका तो सुल्तान ने उसकी तरफ देखा, फिर कहने लगा, बच्चे तेरी तजवीज़ बहुत अच्छी है, लेकिन तू सिर्फ वो लश्कर लेकर नहीं जाएगा जो तू अपने साथ अपने मस्कन से लेकर आया है। इस वक्त जो लश्कर हमारे साथ है उसका आधा हिस्सा तुम और अदनान लेकर अपनी मुहिम की तरफ रवाना हो जाओ और मुझे उम्मीद है कि खुदावंदे कदूस तुम दोनों को पहले की तरह कामयाबी और कामरानी से हमकिनार करेगा। सुल्तान के उन अल्फाज से सारे सालार खुश हो गए थे। चुनाचे उसी रोज बारीन का मुहासरा खत्म कर दिया गया। सुल्तान अपने लश्कर के साथ अपने पड़ाव में चला गया और आने वाली शब को ज़ैनुद्दीन और अदनान बिन हाशिम आधे लश्कर को लेकर अपनी मुहिम की तरफ रवाना हो गए थे। दूसरी तरफ बारीन का सलीबी लश्कर जो शहर के अंदर महसूर था वो और उनके सलार और हुक्मरान खुश हो गए थे। उनका ख्याल था कि 15 रोज तक मुहासरा करने के बाद आखिर मुसलमान तंग आ गए हैं और अब वो मुहासरा तर्क करके वापस जाने लगे हैं। उन्होंने इस बात को भी नजरअंदाज कर दिया कि मुसलमानों का लश्कर अपने पड़ाव में चला गया है। वो ये समझ रहे थे कि वो चंद रोज मजीद यहाँ कयाम करेंगे, फिर चलते बनेंगे। सप्ताह एक रोज सूरज चढ़ने के थोड़ी देर बाद ज़ैनुद्दीन की रिहाइशगाह में दाखिल हुई। उसने देखा उस वक्त 48 अपनी ख्वाबगाह में एक नशिस्त पर अकेली बैठी थी। मसैरी पर उसका बच्चा गहरी नींद सोया हुआ था। उस कमरे के दरवाजे पर पहुंचकर सप्ताह ठिठकी, इसलिए कि उसने देखा 48 उदास और अफसुर्दगी में किसी कदर गर्दन झुकाए बैठी हुई थी, और जब उसे एहसास हुआ कि सप्ताह आई है तब वो चौंक कर अपनी जगह पर खड़ी हुई। आगे बढ़कर सप्ताह का हाथ उसने पकड़ा और एक तरह से अपने साथ लिपटाकर उसे उसी नशिस्त पर बिठा लिया जिस पर वो थोड़ी देर पहले खुद बैठी हुई थी। कुछ देर खामोशी रही। इस दौरान सप्ताह अचानक अपनी जगह से उठी। मसैरी पर सोए हुए 48 के बेटे को उसने उसके गाल पर एक भरपूर बोसा दिया, फिर दोबारा अपनी नशिस्त पर आकर बैठी और कहने लगी, बिल्कुल ज़ैनुद्दीन जैसा है। जवाब में 48 मुंह से कुछ ना बोली, बल्कि हल्के से एक तबस्सुम में उसने असबात में गर्दन हिला दी थी। सप्ताह ने गैर निगाह उस पर डाली, फिर उससे मुखातिब करके कहने लगी, 48, मुझे तुम्हारी ज़ाती ज़िंदगी में दखल देने का कोई हक नहीं है। मैं चूंकि तुम्हें अपनी बहन ख्याल करती हूँ इसलिए। सप्ताह यहीं तक कहने पाई थी कि चौंक कर 48 ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया और कहने लगी, तुम मेरी बहन हो और तुम्हें मेरी ज़ाती ज़िंदगी में दखल देने का हक हासिल है। बोलो तुम क्या कहना चाहती हो। तुम जानती हो मैं तुम्हारी तजवीज़ को हमेशा अहमियत देती हूँ। इस पर सप्ताह ने कुछ सोचा और कहने लगी, 48, जिस वक्त मैं तुम्हारी ख्वाबगाह के सामने आई थी मैंने देखा तुमने सर झुका रखा था, गहरी सोचों में खोई हुई थी। क्या जंगी मुहिम से कोई ऐसी खबर आई है जो तुम्हारे लिए बाइस तशवीश है? देखो मुझसे कुछ बात छुपाना मत। ज़ैनुद्दीन मेरे लिए कितनी अहमियत रखते हैं वो तुम भी जानती हो। बताओ क्या मामला है। इस पर 48 ने एक गहरी निगाह उस मौके पर सप्ताह के चेहरे पर डाली, फिर कहने लगी, सप्ताह, मैं हर वक्त दुआ करती हूँ कि ज़ैनुद्दीन को खुदावंदे कदूस हर मुहिम में कामयाब और महफूज रखे। उनकी तरफ से कोई खबर नहीं आई, लेकिन मैं तुम्हारी बात को रद्द भी नहीं कर सकती। मेरी उदासी और अफसुर्दगी की एक और वजह है, और रात भर मुझे नींद नहीं आई और मैंने सुबह का खाना भी नहीं खाया। बस एक परेशानी है जो जहन और दिल को लाहक हो गई है, मैं उसे छुटकारा नहीं पा रही। 48 के उस जवाब पर सप्ताह परेशान हो गई थी। कहने लगी, खुलकर कहो तुम क्या कहना चाहती हो।
जवाब में 48 ने गला साफ किया, फिर कहने लगी, सब्ता मेरी अजीज बहन, रात को मैंने एक ख्वाब देखा। उस ख्वाब ने मुझे इंतहा दर्जे का परेशान और फिक्रमंद कर दिया है। कैसा ख्वाब? सब्ता ने गौर से 48 की तरफ देखते हुए किसी कदर फिक्रगीर आवाज में पूछ लिया था। जवाब में 48 कहने लगी, मेरी बहन, बात यह है कि ख्वाब में मैंने देखा कि मैं किसी इंतहाई होलनाक खंडर नुमा वीराने में हूं। चारों तरफ खामोशी और हू का आलम है। फिर अचानक मेरे कानों में ऐसी आवाजें आना शुरू होती हैं कि चारों तरफ से कोई खूनख्वार कुव्वतें उमड़कर मुझे निगल जाने के दर पे हो। लम्हा बा लम्हा ये आवाजें बुलंद और होलनाक होना शुरू हो जाती हैं, यहां तक कि आसमान पर एक शाहीन नुमा परिंदा होता है, वो मुझ पर झपटता है। मैं ऐसी बेबस और मजबूर होती हूं कि अपना दिफा नहीं कर सकती, और वो परिंदा झपट कर मुझे उठा लेता है और परवाज करने लगता है, यहां तक कि वो एक ऐसे मकाम पर पहुंचता है जहां नीचे खून की सूरत में एक नदी बहती है। वहां पहुंचकर उस शाहीन नुमा परिंदे को ना जाने क्या होता है कि वो अपनी परवाज खो बैठता है और मुझ समेत खून की उस नदी में गिरकर हलाक हो जाता है। यहां तक कहने के बाद 48 रुकी, दोबारा सप्ताह को मुखातिब करके कहने लगी, बस इसी ख्वाब ने मुझे रात से परेशान कर रखा है। जहन में उलझन है और तरह तरह के वहम उठते हैं जो ना चैन लेने देते हैं, ना उनसे जान छूटती है और ना मुझे सुकून मिलता है। सप्ताह ने आगे बढ़कर 48 को अपने साथ लिपटा लिया, उसकी पेशानी, उसका चेहरा चूमा और फिर कहने लगी, तुम्हें इतना परेशान और फिक्रमंद होने की क्या जरूरत है? तुम ख्वाब का इतना असर क्यों लेती हो? ख्वाब ख्वाब ही होते हैं और तरह तरह के आते हैं, वो हकीकत में तो नहीं बदल जाते। अब तुम उससे छुटकारा हासिल करो और उससे मुतल्लिक कतई सोचना बंद कर दो। अच्छा तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना तैयार करती हूँ। इस पर 48 ने एकदम सप्ताह का हाथ पकड़ लिया और कहने लगी, पहले ये बताओ कि तुम खाना खाकर आई हो। सप्ताह ने नफी में गर्दन हिलाई और कहने लगी, नहीं, मैं खाना तैयार करती हूँ, फिर दोनों बहनें खाती हैं। सप्ताह के उन अल्फाज पर 48 मुस्कुरा दी थी। सप्ताह के साथ वो भी उठ खड़ी हुई और कहने लगी, अच्छा ये बात है तो दोनों बहनें मतबख में चलती हैं, खाना तैयार करती हैं और फिर बैठकर खाती हैं। सप्ताह इस पर रजामंद हो गई थी, चुनांचे दोनों मतबख की तरफ होली थी। सप्ताह के आने और इस तरह गुफ्तगू करने से 48 को किसी कदर तमानियत और सुकून हो गया था। ज़ैनुद्दीन और अदनान बिन हाशिम रात की गहरी तारीकी में अपने लश्कर के साथ बड़ी तेजी और बर्क रफ्तारी के साथ अपने हदफ की तरफ बढ़े थे। चूंकि उनकी रवानगी से पहले सुल्तान ने अपने कुछ मुखबिरों को आगे रवाना कर दिया था ताकि वो उन दोनों को दुश्मन की नकलो हरकत और उनके महल्ले वकू से आगाह करें। चुनाचे बड़ी बेफिक्री और एक अनोखे जज्बे में वो मुसाफतों को समेटते चले जा रहे थे। जिस वक्त मशरिक से सूरज तलू हो रहा था, अचानक ज़ैनुद्दीन ने अपने लश्कर को रोक दिया। सामने की तरफ से कुछ सवार आते दिखाई दिए। ज़ैनुद्दीन और अदनान बिन हाशिम उन्हें पहचान गए। वो वही मुखबिर थे जिन्हें सुल्तान ने दुश्मन की नकलो हरकत पर नजर रखने के लिए रवाना किया था। ऐसे ही मुखबिर मगरिब की तरफ से आने वाले सलीबी लश्कर के लिए भी मुकर्रर किए गए थे। चुनाचे जो ही वो सवार करीब आए, उन्होंने बुलंद आवाज में सलाम किया। सब ने उन्हीं के अंदाज में सलाम का जवाब दिया। फिर उनमें से एक ज़ैनुद्दीन और अदनान बिन हाशिम की तरफ देखते हुए कहने लगा, हम आपके लिए एक अच्छी खबर लेकर आए हैं। दुश्मन का वो लश्कर जो जनूब की तरफ से आ रहा है वो यहाँ से अब ज्यादा दूर नहीं है। हम ये भी जान कर आए हैं कि वो अपने लश्कर के साथ कहाँ पड़ाव करेंगे। यहाँ से सिर्फ 3 मील आगे एक जगह है जहाँ उन्होंने पड़ाव करने का इरादा किया है, और वहाँ पड़ाव करके ना सिर्फ वो अपने खाने का एहतमाम करेंगे बल्कि जिस लश्कर ने मगरिब से आना है उसका इंतजार भी करेंगे। यह खबर सुनकर ज़ैनुद्दीन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट नमूदार हुई थी। उस मौके पर उसने अपने पहलू में अदनान बिन हाशिम की तरफ देखा, वो भी इत्मीनान का इजहार कर रहा था। फिर ज़ैनुद्दीन अदनान बिन हाशिम को मुखातिब करके कहने लगा, इब्ने हाशिम मेरे भाई, कुदरत ना सिर्फ हमारी मदद कर रही है बल्कि हमारी रहनुमाई पर भी आमादा है। अब दुश्मन के जिस लश्कर ने 3 मील आगे पड़ाव करना है, यूं जानो ये उनकी जिंदगी की आखिरी सुबह होगी। उसके बाद ज़ैनुद्दीन ने आने वाले मुखबिरों की तरफ देखा, फिर कहने लगा, अब तुम मुझे ये बताओ कि जिस जगह उन्होंने पड़ाव करना है वहां वो कितनी देर तक पहुंचेंगे। इस पर उस मुखबिर ने अपने साथियों से मशवरा किया, फिर कहने लगा, अगर आप यहां से आगे को सफर करें और जिस रफ्तार से आप आ रहे थे उसी रफ्तार से आगे बढ़ते चले जाएं तो हमारा अंदाजा है कि आपके वहां पहुंचने से पहले दुश्मन का वो लश्कर वहां पहुंच चुका होगा। ज़ैनुद्दीन ने उस पर भी खुशी का इजहार किया। दोबारा अदनान बिन हाशिम की तरफ देखते हुए कहने लगा, इब्ने हाशिम मेरे भाई, दुश्मन पर हम उस वक्त हमलावर होंगे जिस वक्त वो पड़ाव कायम कर रहे होंगे। फिर मैं देखूंगा कि वो कैसे मुजाहमत करते हैं और कैसे बारीन पहुंचकर हमारे मामलात में दखल अंदाजी करते हैं। मेरे भाई, आओ अब अपनी पेशकदमी शुरू करें और दुश्मन को बताएं कि हम यहाँ मौजूद हैं। अदनान बिन हाशिम और दूसरे सालारों ने बाखुशी उससे इत्तेफाक किया था। उसके बाद ज़ैनुद्दीन अपने लश्कर के साथ जिस रफ्तार से सफ़र कर रहा था उसी रफ्तार से आगे बढ़ने लगा था। जनूब से आने वाला सलीबियों का वो लश्कर जिसके अंदर टैंकर्ड, फ्रांस के इलाके, तोलोस का नवाब रिमांड और उसका भाई एडहेमरा शामिल थे,
اپنے لشکر کے ساتھ ایک ایسی جگہ پہنچے جس کے ایک طرف کوہستانی سلسلہ تھا اور سامنے کھلی وادی اور میدان تھے، اور انہی میدانوں کے اندر انہوں نے پڑاؤ کرنا شروع کیا تھا۔ ابھی وہ آدھا پڑاؤ ہی قائم کیے ہوں گے کہ اچانک ایک طرف سے زین الدین اور عدنان بن ہاشم اپنے لشکر کے ساتھ اس طرح نمودار ہوئے جیسے زندگی کے شبستانوں سے نکل کر قضا کی گود کھولے خونی حروف رقم کرنے والے طوفان امڑتے ہیں، یا جیسے عشرت ہستی کے ہر عنوان، ہر شوق و شیفتگی کی رگ رگ کو غم اور بربادی میں تبدیل کرنے کی کوئی قوت آن نمودار ہوئی ہو۔ اس کے بعد زین الدین اور عدنان بن ہاشم برہم امواج کی یورش کی طرح حملہ آور ہو گئے تھے۔ وقت کی آنکھ نے دیکھا حملہ آور ہوتے وقت زین الدین کی آنکھوں میں جلال بھرا تجسس، اس کے چہرے پر جذبات کی طغیانی تھی۔ اس کے ماتحت کام کرنے والے قوی بازوؤں والے بدو، بت شکن حوصلوں کے امین ترک، ہر طبقاتی نفرت کو لات مارتے ہوئے، حسد اور نسلی تعصب کے افریت کو رونتے ہوئے، قانون قدرت کے بے غرض اور جفاکش مجاہدوں کی طرح حملہ آور ہونا شروع ہوئے تھے۔ کیونکہ ٹینکرڈ، ریمانڈ، ایڈہیمرا کا یہ لشکر اس وقت پڑاؤ کر رہا تھا، لہٰذا وہ اپنا دفاع نہ کر سکا۔ زین الدین اور عدنان بن ہاشم نے ان کی اکثریت کو بڑی آسانی سے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ ٹینکرڈ اور ریمانڈ بڑی بے بسی کے عالم میں بچے کچے اپنے لشکریوں کو سمیٹ کر جدھر سے آئے تھے ادھر ہی بھاگ گئے۔ ریمانڈ کی بدقسمتی کے اس جنگ کے دوران اس کا بھائی ایڈہیمرا مارا گیا، اور ٹینکرڈ کی بدقسمتی کی زین الدین کے ہاتھوں یہ اس کی دوسری اور بدترین شکست تھی۔ اس شاندار فتح اور عظیم کارنامے کے بعد زین الدین اور عدنان بن ہاشم طوفانی انداز میں حرکت میں آئے۔ دشمن کی لاشوں کو انہوں نے ٹھکانے لگا دیا، اپنے زخمیوں کی دیکھ بھال کی اور دشمن کا پڑاؤ قائم کر کے ٹینکرڈ، ریمانڈ اور ایڈہیمرا جو ضروریات کا سامان اپنے ساتھ لائے تھے اسے بھی محفوظ کر دیا تھا۔ اس کے بعد کچھ لشکریوں کو بازو والے کوہستانی سلسلے کے اوپر مقرر کر دیا گیا تھا تاکہ صلیبیوں کا جو دوسرا لشکر جو انطاکیہ کے حکمران بوہیمنڈ، فرانس کے بادشاہ کے بھائی ہیو اور نارمنڈی کے حاکم رابرٹ کے تحت تھا، اس پر نگاہ رکھ سکیں۔ باقی لشکر کو انہوں نے سستانے اور آرام کرنے کا موقع فراہم کیا تھا۔ جس کوہستانی سلسلے کے قریب ٹینکرڈ، ریمانڈ اور ایڈہیمرا اپنے لشکر کا پڑاؤ قائم کرنے لگے تھے، اور جہاں زین الدین اور عدنان بن ہاشم نے انہیں بدترین شکست دی، اس میدان کے پہلو میں جو کوہستانی سلسلہ تھا اس کے اندر خاصا بڑا ایک درہ تھا، اور اسی درے سے گزر کر دوسرے صلیبی لشکر نے ان سے آن ملنا تھا، اور اسی پر نگاہ رکھنے کے لیے زین الدین اور عدنان بن ہاشم نے اپنے آدمی کوہستانی سلسلے کے اوپر مقرر کر دیے تھے۔ عصر کے قریب ان مسلح جوانوں نے جو کوہستانی سلسلے کے اوپر مقرر کیے گئے تھے فضاؤں کے اندر بڑے بڑے رازدارانہ انداز میں سرخ جھنڈیاں لہرانا شروع کی۔ یہ سرخ جھنڈیاں زین الدین کے لیے اشارہ تھا کہ صلیبیوں کا دوسرا لشکر اس طرف آ رہا ہے۔ چنانچہ یہ اشارہ ملتے ہی زین الدین اور عدنان بن ہاشم اپنے اپنے حصے کے لشکر کو بالکل تیار اور مستعد کر دیا تھا۔ چنانچہ دوسرے صلیبی لشکر کی بدقسمتی جب وہ لشکر بوہیمنڈ، حاکم انطاکیہ، فرانس کے بادشاہ کے بھائی ہیو اور نارمنڈی کے حکمران رابرٹ کی سرکردگی میں کوہستانی سلسلے کے درے سے گزر کر ان میدانوں میں داخل ہوا جس میدان کے اندر پڑاؤ قائم کیا گیا تھا، تو ان کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی، اس لیے کہ انہیں اپنے سامنے خیموں کا ایک شہر دکھائی دیا۔ وہ یہی سمجھے کہ یہ پڑاؤ ٹینکرڈ، ریمانڈ اور ایڈہیمرا کا ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ ایڈہیمرا مارا جا چکا ہے۔ ٹینکرڈ اور ریمانڈ بدترین شکست اٹھانے کے بعد واپس اپنے علاقوں کی طرف جا چکے ہیں۔ چنانچہ ایسا ہوا کہ جو ہی وہ لشکر میدان کے اندر تھوڑا سا آگے آیا، اچانک زین الدین اور عدنان بن ہاشم پڑاؤ کے اندر سے اپنے لشکر کے ساتھ نکلے، بڑی تیزی سے آگے بڑھے۔ پھر وہ ٹھنڈی سانسوں سے لبریز خاموشی اور خلاؤں کے طلسمی سکوت کے اندر نعرے اور تکبیریں بلند کرتے ہوئے کپڑے پھاڑ دینے والے جھکڑوں اور عالم خود فراموشی سے اٹھ کر ہواؤں کی گہری سنسانیوں میں ہر خباثت اور ہر مکاری کو قہرمانیت اور اضطراب میں ڈبوتے شور کرتے آتشی بغولوں کی طرح حملہ آور ہوئے تھے۔ دوسری طرف بڑی تیزی سے بوہیمنڈ، ہیو اور رابرٹ نے اپنے لشکر کو سنبھالا اور جوابی کارروائی کرتے ہوئے وہ بھی کریا کریا بربادی پھیلاتی تیزابی تابکاری کی طرح حملہ آور ہوئے تھے۔ یوں ان میدانوں کے اندر ان دونوں لشکروں کے ٹکرانے سے رزمگاہ کے اندر سوکھے ہونٹوں کی سسکتی پیاس، لاوارسی کے درد، موت و قضا کی بارش، سلگتی قیامت، جلتے عذاب، حیت کو نیست کرتے سوز اور عدم کا راستہ دکھاتی موت اپنا رنگ دکھانے لگی تھی۔ اس ٹکراؤ میں بھی بوہیمنڈ، ہیو اور رابرٹ زیادہ دیر تک زین الدین اور عدنان بن ہاشم کے سامنے ٹھہر نہ سکے۔ انہوں نے جب اندازہ لگایا کہ حملہ آور مسلمانوں نے ان کے لشکر کو پوری طرح پامال کر کے ان کی طاقت اور قوت کو روندنا شروع کر دیا ہے، تب شکست قبول کرتے ہوئے وہ ادھر ہی بھاگ گئے جدھر سے آئے تھے، اور اپنے پیچھے وہ ان میدانوں کے اندر دور تک پھیلی لاشوں کے بستر چھوڑ گئے تھے۔ رابرٹ، ہیو اور بوہیمنڈ کو بدترین شکست دینے کے بعد زین الدین اور عدنان بن ہاشم پلٹے اپنے پڑاؤ میں آئے، اپنے لشکریوں کی دیکھ بھال کی، پہلے کی طرح اپنے لشکر کے ارد گرد اپنے مسلح ساتھی مقرر کر دیے تاکہ کسی اور قوت کو ان کے خلاف قسمت آزمائی کا موقع نہ ملے۔ اس طرح ایک شب انہوں نے وہیں بسر کی۔ اس کے بعد صلیبیوں کے دونوں لشکروں سے حاصل ہونے والے سامان اور خیموں کو سمیٹتے ہوئے وہ واپس بارین شہر کا رخ کر گئے تھے۔
زین الدین اور عدنان بن ہاشم اپنے لشکر کے ساتھ ابھی بارین شہر سے چند میل دور ہی تھے کہ اچانک زین الدین کو کوئی خیال گزرا اور عدنان بن ہاشم کو مخاطب کر کے کہنے لگا، عدنان بن ہاشم میرے بھائی، اس وقت میرے ذہن میں ایک عمدہ خیال آیا ہے، تم اسے اچھی ترکیب کہہ سکتے ہو جس کی بنا پر ہم بارین کو بہت جلد فتح کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ زین الدین کے ان الفاظ پر عدنان بن ہاشم نے چونکنے کے انداز میں اس کی طرف دیکھا تھا، پھر کہنے لگا، کیسی ترکیب؟ اس پر زین الدین نے ہونٹوں پر زبان پھیری، پھر کہنے لگا، میرے بھائی، اگر بارین شہر کے قریب جا کر ہم زور و شور سے بڑے جذبے اور بلند آوازوں کے ساتھ تکبیریں بلند کرتے ہوئے اپنے پڑاؤ کی طرف جائیں تو اس سے دشمن پر منفی تاثر قائم ہو سکتا ہے۔ بارین میں جو صلیبی لشکر ہے اور ان کے جو سالار ہیں یا جو ان کا حاکم ہے، وہ سب یہی خیال کریں گے کہ مسلمانوں کے سلطان کو کمک پہنچ گئی ہے، اور جب ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھے گی تو یاد رکھنا وہ کسی بھی صورت یہ پسند نہیں کریں گے کہ مزید محصور رہ کر مسلمانوں کا مقابلہ کریں۔ وہ ہمت چھوڑ بیٹھیں گے اور ہماری اطاعت اور فرما برداری پر آمادہ ہو جائیں گے۔ ایسا کرنا اس لیے بھی کامیاب ہوگا کہ ہم رات کی تاریکی میں اپنے پڑاؤ سے نکلے تھے اور بارین والوں کو یہ علم نہیں کہ سلطان کے لشکر کا ایک حصہ جنوب اور مغرب کی طرف سے آنے والے ان کے حامیوں سے نمٹنے کے لیے آ چکا ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد زین الدین رکا، اس کے بعد اپنے سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے وہ پھر کہہ رہا تھا، میرے بھائی، جب ہم اس طرح تکبیریں اور نعرے بلند کرتے ہوئے پڑاؤ میں داخل ہوں گے تو یہ تاثر تو دشمن کو ضرور ملے گا کہ سلطان کو کمک مل گئی ہے اور سلطان کی عسکری طاقت اور قوت میں اضافہ ہو گیا ہے، اور اب سلطان بارین پہ بڑھ چڑھ کر حملہ آور ہونا شروع ہو جائے گا۔ اگر اس تاثر نے بھی ان کی کمر نہ توڑی اور وہ اطاعت اور فرما برداری پر آمادہ نہ ہوئے تو پھر ان کے سامنے ایک اور حربہ آ جائے گا۔ ہمارے پڑاؤ میں پہنچنے کے تھوڑی دیر بعد یا اگلے روز کوئی نہ کوئی ان تک یہ خبریں پہنچا دے گا کہ صلیبیوں کے جو 2 لشکر جنوب اور مغرب سے ان کی مدد کے لیے روانہ ہوئے تھے، ان کا راستے ہی میں قلعہ کما کر کے بچے کچھ نصرانیوں کو واپس بھاگنے پر مجبور کر دیا ہے۔ تب بارین والے ہمت ہار بیٹھیں گے اور ان کے سامنے اطاعت اور ہماری فرما برداری کے سوا اور کوئی راستہ نہ رہے گا۔ جب تک زین الدین بولتا رہا، عدنان بن ہاشم خاموشی سے سنتا رہا، تاہم اس کے چہرے پر ہلکی ہلکی مسکراہٹ اور سکون بھی کھیلتا رہا۔ جب زین الدین خاموش ہوا تب وہ بولا اور کہنے لگا، میرے بھائی، یہ ایک عمدہ تجویز ہے اور تمہارا کہنا درست ہے کہ اس پر عمل کر کے ہم بارین کے محاصرے کو مختصر کر سکتے ہیں۔ ابن ہاشم کا یہ جواب سن کر زین الدین بھی مطمئن خوش ہو گیا تھا، پھر پہلے کی طرح آگے بڑھنے لگے تھے۔ بارین شہر کے قریب جا کر انہوں نے بلند آوازوں میں تکبیریں بلند کرنا شروع کی تھی، اور جب ان کے پورے لشکر نے تکبیریں بلند کی تب بارین شہر کے در و دیوار گونج اٹھے تھے۔ شہر کے اندر تکبیروں کی بازگشت نے ہر شے کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اسی طرح تکبیریں بلند کرتے ہوئے وہ اپنے پڑاؤ کی طرف گئے۔ پڑاؤ سے نکل کر سلطان اور دیگر سالاروں نے شاندار انداز میں ان کا استقبال کیا۔ پھر سلطان کے کہنے پر لشکری اپنے اپنے خیموں کی طرف چلے گئے تھے۔ زین الدین اور عدنان بن ہاشم اور دیگر سالار سلطان کے پاس ہی کھڑے رہے۔ سلطان نے پہلے شاندار انداز میں دونوں کو ان کی کامیابی اور فتح مندی پر مبارکباد دی۔ اس کے بعد سلطان نے غور سے زین الدین کی طرف دیکھا، پھر پوچھا، زین الدین میرے بیٹے، تم اپنے پڑاؤ میں تکبیریں بلند کرتے ہوئے داخل ہوئے ہو اور تمہارے پورے لشکر نے بھی تکبیریں بلند کی، کیا اس کی کوئی خاص وجہ تھی؟ جواب میں راستے میں جو تجویز زین الدین نے عدنان بن ہاشم کے ساتھ طے کی تھی اس کی تفصیل زین الدین نے سلطان سے کہہ دی تھی۔ یہ تفصیل جان کر سلطان کچھ دیر مسکراتا رہا، پھر کہنے لگا، زین الدین میرے بیٹے، تم نے اچھا کیا۔ مجھے امید ہے کہ تمہارے اس طرح تکبیریں بلند کرنے سے نصرانی یہ تاثر لیتے ہیں کہ ہمیں کمک مل گئی ہے، تو پھر وہ زیادہ دنوں تک محصور رہ کر ہمارے خلاف سرکشی کا اظہار نہیں کریں گے، بلکہ بہت جلد ہتھیار پھینک کر ہماری شرائط کے مطابق صلح کی التجا کریں گے۔ اس کے بعد زین الدین اور عدنان بن ہاشم اور دیگر سالاروں کے ساتھ سلطان نے اس سامان کا جائزہ لینا شروع کیا تھا جو زین الدین اور عدنان بن ہاشم اپنے ساتھ لائے تھے۔ زین الدین کے اندازے درست ہوئے۔ جس روز عدنان بن ہاشم کے ساتھ وہ نعرے بلند کرتا ہوا اپنے پڑاؤ میں داخل ہوا تھا، بحرین کے نصرانیوں نے یہی اندازہ لگایا تھا کہ مسلمانوں کو ان کے خلاف رصد اور کمک مل گئی ہے، لہٰذا ان کے حوصلے پست ہونا شروع ہو گئے، اور اس معاملے کو سامنے رکھتے ہوئے شہر کے حاکم نے اپنے سارے سالاروں اور سرکردہ لوگوں کا اجلاس طلب کر لیا تھا۔ اس اجلاس میں کچھ لوگوں نے تجویز پیش کی کہ مسلمانوں کے سامنے ہتھیار ڈال دینے چاہیے، ان کی اطاعت اور فرما برداری کر لینی چاہیے، لیکن کچھ لوگ جو تشدد پسند تھے اور انتہا پسند تھے انہوں نے یقیناً اس کی مخالفت کی۔ اسی روز جب بارین شہر کے اندر یہ خبریں پہنچی کہ ان کی مدد کے لیے انطاکیہ اور ترتوس کے شہروں کی طرف سے جو لشکر آ رہے تھے، مسلمانوں کے ایک لشکر نے اچانک ان پر باری باری حملہ آور ہو کر انہیں بدترین شکست دیتے ہوئے واپس بھاگ جانے پر مجبور کر دیا ہے، تب جو تھوڑے بہت حوصلے ان کے بحال تھے وہ بھی جاتے رہے، اور ان انتہا پسندوں نے جو یہ کہہ رہے تھے کہ مسلمانوں کے ساتھ صلح نہیں کریں گے، ہتھیار ڈال دیے، اور خود حاکم بارین کی خدمت میں حاضر ہو کر انہوں نے یہ معاملہ پیش کیا کہ اب مسلمانوں کے آگے ہتھیار نہ ڈالنا اور اس معاملے میں تاخیر کرنا اپنے آپ کو موت کے منہ میں ڈالنا ہے، بلکہ انہوں نے بارین کے اپنے صلیبی حاکم پر زور دیا کہ فی الفور ایک وفد تیار کیا جائے اور یہ معاملہ مسلمانوں کے سلطان کی خدمت میں پیش کیا جائے
اور جو بھی شرائط مسلمانوں کا سلطان مسلط کرتا ہے انہیں تسلیم کر کے سلطان کی اطاعت اور فرما برداری قبول کر لینی چاہیے۔ وہی ہوا جس کا اندازہ زین الدین نے لگایا تھا۔ اگلے روز بارین کا ایک وفد سلطان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ انہوں نے سلطان کی اطاعت اور فرما برداری قبول کر لی، آئندہ کے لیے سلطان کا مطیع اور فرما بردار رہنا قبول کیا۔ ایک طرح سے شہر مسلمانوں کے حوالے کر دیا گیا۔ سلطان نے بارین کی نصرانی آبادی سے کوئی تردد نہیں کیا، حالانکہ اس سے پہلے صلیبی مسلمانوں کے جس شہر میں بھی داخل ہوتے تھے اس کے اندر وہ قتل و غارت گری کا بازار گرم کرتے تھے، اور ان کی اسی قتل و غارت گری سے نہ بوڑھے بچتے تھے، نہ عورتیں اور نہ بچے۔ لیکن سلطان نے اسوہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے بارین کی فتح پر کوئی انتقامی کارروائی نہیں کی۔ سلطان اپنے لشکر کے ساتھ بارین میں داخل ہوا۔ جو لوگ اس سے پہلے لڑنے مرنے پر آمادہ تھے شہر چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اس طرح شہر کے اندر امن و امان قائم ہو گیا تو سلطان نے سارے شہر کے لوگوں کو امان دے دی تھی۔ شہر میں داخل ہونے کے بعد سلطان نے شہر کا نظم و نسق اپنے طور پر استوار کیا۔ اس کے بعد سلطان وہاں سے نکلا، پہلے زین الدین کے مسکن کی طرف گیا۔ وہاں سلطان کے حصے کا جو مال غنیمت تھا وہ سارا سمیٹ کر سلطان نے مناسب حصہ اپنے لشکروں میں تقسیم کر دیا۔ اس طرح اس کے لشکری مالا مال ہو گئے تھے، اور یوں سلطان نے اپنے لشکر کے ساتھ حلب کا رخ کر لیا تھا، جبکہ زین الدین عدنان بن ہاشم اپنے مسکن میں داخل ہوئے تھے۔ لوگوں کو ایک جھمگٹا تھا جو ان دونوں کے گرد جمع ہو گیا تھا، اور سب لوگ بڑی عقیدت اور ارادت مندی سے انہیں ان کی کامیابیوں پر مبارکباد پیش کر رہے تھے۔ مسکن میں داخل ہونے کے بعد زین الدین اور عدنان بن ہاشم نے فضل بن اسحاق، قاضی ابو سعید اور احمد بن قاسم اور دیگر سالاروں اور سرکردہ لوگوں کے ساتھ مال غنیمت لوگوں میں تقسیم کیا۔ اس کے بعد احمد بن قاسم اور اپنے بھتیجے بدر الدین کے ساتھ اپنا حصہ لے کر وہ اپنے مکان میں داخل ہوا۔ اس موقع پر اس کے مکان میں میکل، حسین خوبصورت سبتا اور زین الدین کی بیوی 48 تھے۔ تینوں برآمدے میں کھڑی تھی اور 48 بچے کو اٹھائے مسکراتے ہوئے زین الدین کو گھر میں داخل ہوتے دیکھ رہی تھی۔ بدر الدین زین الدین کے گھوڑے کی باگ پکڑ کر استبل کی طرف لے گیا تھا، جبکہ زین الدین اور احمد بن قاسم سامان اٹھائے برآمدے میں آئے۔ زین الدین نے سامان رکھ دیا، پہلے مسکراتی ہوئی نگاہ اس نے 48 پر ڈالی، بچے کو اس سے لیا، اس سے پیار کیا۔ اتنی دیر تک بدر الدین بھی گھوڑے کو استبل میں باندھ کر آ گیا تھا۔ چنانچہ سب دیوان خانے میں داخل ہوئے۔ جب سب نشستوں پر بیٹھ گئے تب میکل کی طرف دیکھتے ہوئے زین الدین کہنے لگا، اما یہ جو سامان برآمدے میں رکھا ہے اس میں آپ اور سبتا کا بھی حصہ ہے۔ آپ دونوں ماں بیٹی اس سامان کا جائزہ لیجئے گا، جو سامان آپ کی ضرورت کا ہو اس کو نکال لیجئے گا، باقی سامان آپ 48 کے حوالے کر دیجئے گا۔ اس پر سبتا نے گھورنے کے انداز میں زین الدین کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگی، امیر ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اگر ضرورت ہوئی تو ہم آپ سے یا میں خود اپنی بہن 48 سے مانگ لوں گی۔ آپ کی مہربانی، آپ اگر تھکاوٹ محسوس نہ کر رہے ہوں تو آپ ہمیں ان جنگوں کے حالات سنا دیں۔ اس موقع پر ہلکا سا تبسم زین الدین کے چہرے پر نمودار ہوا۔ 48 نے بھی اس موقع پر یہی مطالبہ کیا تھا، لہٰذا زین الدین گزشتہ دنوں ہونے والی ان ساری مہموں کی تفصیل انہیں بتا رہا تھا۔